हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता ननवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के विषय में, यानी कि क्लासरूम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है पहले इसको हम समझते हुए चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्लासरूम डिसिप्लिन और स्कूल डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अनुशासन क्या है यानी कि डिसिप्लिन क्या है इसको जान लेते हैं। तो अनुशासन को अगर हम यहाँ पर ब्रेक करें तो ये है अनु प्लस शासन, यानी कि स्वयं के ऊपर शासन तथा उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। ठीक है, तो किस प्रकार से हम स्वयं के ऊपर शासन यानी कि अपने आप को हम किस तरीके से किसी नियम के आधार पर या किसी के कहे किसी के आदेश के अनुसार जो अपने जीवन को चला रहे हैं, वही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। इसका एक और अर्थ अपनी इच्छा से आदेशानुसार कार्य करना। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने कोई कार्य करने को दिया या फिर जैसे अगर आप स्कूल की बात करें तो टीचर्स अगर आपको कोई कार्य करने के लिए देते हैं और आप स्वयं की इच्छा के द्वारा उस कार्य को निर्वहन कर रहे हैं यानी कि अपनी इच्छा से निर्वहन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका डिसिप्लिन या फिर अनुशासन। ठीक, अनुशासन द्वारा सभी कार्य समय से व उचित प्रकार से किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर एक विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासित होगा तो वो अपने सभी कार्यों को समय से पूर्ण और उचित ढंग से कर पाएगा। इसके अलावा अनुशासन के द्वारा जीवन में नियमितता आती है तथा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को ढालेंगे तो क्या होगा? आपका जीवन कैसा होगा? एक नियमितता आपके जीवन में आएगी। नियमितता यानी कि जैसे अगर आपने अपने आप को इस प्रकार से अनुशासित किया हुआ है कि आपको सुबह समय से उठना है, समय से अपना स्नान ध्यान अपना जो भोजन वगैरह है सब करके और अपनी पढ़ाई का जितना भी आपने एक समय निर्धारित किया है कि सुबह मुझे रोज स्कूल जाने से पूर्व आधा घंटा पढ़ाई करनी है, तो वहां पर क्या होगा? आपके जो जीवन है उसमें एक नियमितता आएगी और आपका जो होगा आपकी लाइफ एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी। तो अनुशासन के द्वारा क्या होता है? जीवन में नियमितता आती है तथा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। अगर हम स्कूल के संदर्भ में देखें तो स्कूल का सिस्टम किस तरीके से होता है, एक सर्किल के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे जो व्यापक यहाँ पर सबसे ब्रॉड जो एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा विद्यालय प्रबंधन, यानी कि विद्यालय का जो पूरे स्कूल का मैनेजमेंट होता है वो हमारा सबसे ऊपर है। उसके अंदर आता है हमारा विद्यालय का प्रशासन, यानी कि यहाँ पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस प्रकार से जो है विद्यालय को रन किया जाता है, जिसमें क्या होंगे आपके जितने भी विद्यालय के प्रशासन करने वाले आपके प्रधानाचार्य होंगे और उसके अलावा जो भी मैनेजमेंट स्कूल का होता है उसमें जो जो मेंबर्स होंगे वो होंगे। उसके बाद कक्षा प्रबंधन, यानी कि विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं, अगर कक्षा 1 से 12 तक का कोई विद्यालय है तो वहां पर कक्षा 1 जो प्रत्येक कक्षा है उसका प्रबंधन यानी कि उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है वो इसके भीतर आएगा। इसके बाद इस कक्षा प्रबंधन, क्योंकि कक्षा के अंतर्गत आपके कौन कौन होते हैं? शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। तो कक्षा प्रबंधन में जो शिक्षक होता है वो किसको मॉनिटर करता है? विद्यार्थी को मॉनिटर करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उसका यहाँ पर एक सिस्टम तैयार हो रहा है। और अगर हम अनुशासन की बात करें तो इनको किसी नियम के आधार पर या फिर किसी आदेश के जो आधार पर है इसको चलाना ही क्या है? अनुशासन है। अगर कक्षा को किसी नियमों के आधार पर यहाँ पर रन किया जा रहा है तो आपका कक्षा अनुशासन हो गया। और अगर ऐसे विद्यालय की बात करें तो कुछ मानकों, कुछ नियमों, कुछ व्यवहारों को यहाँ पर फॉलो करते हुए अगर जो टीचर्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, जो बच्चे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? विद्यालय अनुशासन। कक्षा अनुशासन की बात करें तो कक्षा के लिए स्थापित मानकों व नियमों का कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा अनुपालन ही कक्षा अनुशासन है। यानी कि कक्षा अनुशासन है क्या? जहां पर बच्चे कक्षा के लिए निर्धारित कुछ नियमों को, कुछ मानकों को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर ये तय कर दिया जाए कि किसी भी बच्चे को कक्षा प्रारंभ होने के और कक्षा छूटने के जो बीच में है यहाँ कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चा बाहर जा भी रहा है तो उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया कि क्या किया जाएगा? जो बच्चा क्लास से बाहर जाएगा वो 1 या 2 मिनट के अंदर यहाँ पर कक्षा में वापस आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ नियम यहाँ पर कक्षा के लिए बना दिए जाते हैं जहां पर हर एक बच्चा जो है अपनी इच्छा से उन नियमों का, उन आदेशों का पालन करता है। तो वही क्या है? कक्षा अनुशासन, जो इसलिए जरूरी है ताकि कक्षा को यहाँ पर अच्छे ढंग से उचित प्रकार से चलाया जा सके। जैसे कि आप समझते हैं अगर यहाँ पर नियम नहीं बने होंगे तो क्या होगा? कक्षा पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए कहा कि अनुशासन क्या करता है? वो जीवन में व्यवस्था जो है जीवन को व्यवस्थित करता है। और यहाँ कक्षा की बात करें तो कक्षा को व्यवस्थित करने के लिए भी कक्षा में अनुशासन जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाता है? जैसे शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर कक्षा के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं जिन्हें हर एक बच्चा फॉलो करता है। इस तरीके से क्लास अनुशासित चलती है।
इसी संदर्भ में अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय अनुशासन क्या होगा? विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों द्वारा विद्यालय के नियमों जैसे कि यूनिफॉर्म, जैसे कि हर एक स्कूल के लिए कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अपनी मनचाही जो भी ड्रेस है उसको पहन करके स्कूल आ गया, तो यानी कि यूनिफॉर्म भी क्या है, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। उसके अलावा समयावधि, अगर हम किसी भी स्कूल की बात करें तो हर एक स्कूल का, लगभग सभी स्कूलों का एक निश्चित समय अवधि होती है। जैसे आपकी विंटर्स के लिए कुछ टाइमिंग रहती है, 9 से 3 रहेगी, और अगर समर्स की बात करें तो 7 से 1 लगभग इस तरीके की कुछ एक समयावधि रहती है जो आपकी हर एक के लिए नियत रहती है, यानी कि वो एक वहां के नियम है जिसका पालन हर एक विद्यार्थी करता है। उचित व्यवहार, यहाँ पर क्या है, हर एक विद्यार्थी के लिए यहाँ पर कुछ व्यवहार तय किया गया है। जैसे कि विद्यालय में जब भी छात्र एंटर करेगा तो वो जो अपने सहपाठीगण हैं उनको भी जो है जिस तरीके से भी उसको वहां पर संबोधित करना है करेगा। टीचर्स जैसे उसको मिलेंगे तो उनको जो भी अगर वो नमस्ते या प्रणाम करते हैं या फिर उसके अलावा अगर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं तो उसको विश करेगा। और नियमों का अनुपालन क्या कहलाता है, आपका विद्यालय अनुशासन कहलाता है। यानी कि विद्यालय के लिए निर्धारित जितने भी नियम है उसका अनुपालन यहाँ पर क्या हो गया, विद्यालय अनुशासन। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना है कि कक्षा को चलाने के लिए जिन नियमों का पालन हो रहा है कक्षा अनुशासन, और विद्यालय को चलाने के लिए जिन भी नियमों का, जिन भी मानकों का अनुपालन यहाँ पर किया जा रहा है वो क्या हो गया, विद्यालय अनुशासन। इसके बाद अनुशासनहीनता के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब अनुशासन इतना जरूरी है, लेकिन अनुशासन अगर यहाँ पर बार बार अनुशासन की बात की गई है, यहाँ पर आपको अलग से टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो इसका मतलब अनुशासनहीनता आ रही है, इसीलिए हम अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो अब उस अनुशासनहीनता के कारण क्या है उन्हें जान लेते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ठीक है। तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्या है, जैसे कि हमारी जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमारा जो एक एजुकेशन का सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चों के व्यवहार में यहाँ पर लगातार क्या आ रही है, उनकी नैतिकता में कमी आ रही है, उनमें अनुशासन की कमी आ रही है। तो एक जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा शिक्षकों में आदर्शों का पतन, ठीक है। तो शिक्षकों में आदर्शों के पतन के कारण, यानी कि बच्चे कब यहाँ पर आइडियल बिहेवियर रखेंगे, कब वो एक अनुशासित व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, जब वो अपने टीचर्स को भी वैसा ही कार्य करते हुए देखेंगे। क्योंकि बच्चे किसे फॉलो करते हैं, यहां तक कि ये कहा जाता है कि बच्चे इतना अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते जितना वो टीचर्स की सुनते हैं। अगर टीचर ने कोई बात कह दी तो उनके लिए ये हो जाता है कि मेरे टीचर ने तो ये बात कही थी, ठीक है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि अक्सर वो कहते हैं कि नहीं आपका कहा गलत है, मेरे टीचर ने तो मुझे ये सिखाया था। तो बच्चे इस हद तक जो है अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो टीचर में ही अगर आदर्शों का पतन हो जाएगा, तो यानी कि अगर उनमें ही यहाँ पर अनुशासन को फॉलो करने की क्षमता नहीं होगी तो उनके अधीन जो भी विद्यार्थी होंगे वो भी अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। तो ये कारण हो सकता है। विद्यालयों में अनावश्यक व अनैतिक कार्यों का होना, ठीक है। आधुनिकीकरण के चक्कर में आपने देखा होगा अक्सर विद्यालयों में इस तरीके के यहाँ पर जो है व्यवहार प्रदर्शित किए जाते हैं, ना सिर्फ बच्चों द्वारा बल्कि टीचरों द्वारा भी। जैसे ग्रुपिंग होती है, टीचर्स का एक गुट बन जाता है, उनकी अपनी अलग तरीके की गॉसिप चल रही है, और बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज से अवगत रहते ही हैं कि विद्यालय में इस तरीके का माहौल बना हुआ है जहां पर टीचर्स के गुट बने हुए हैं, वहां पर अलग तरीके से जो है एक ट्रीट पार्टी इस तरीके का चल रहा है। और ऐसा ही कार्य क्या हो रहा है, बच्चों द्वारा भी हो रहा है। आजकल टीचर्स डे को टीचर्स डे की तरह नहीं मनाया जा रहा, बालक जो आपका चिल्ड्रन डे होता है उसको जो है चिल्ड्रन डे की तरह नहीं मनाया जा रहा, उसमें एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया गया है। टीचर्स को गिफ्ट देने की यहाँ पर जो है ऐसी परंपरा यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो इस तरीके के कार्य हो रहे हैं। और कुछ अनैतिक कार्य यानी कि जो है स्कूल में डिसिप्लिन को इस हद तक जो है यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है कि बच्चे जो है कुछ अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा मजबूती लाने की जरूरत है कि बच्चों को जो है मतलब उनके लिए जो नियम है उनको थोड़ा सा और कठोर किया जाए। स्पेशली जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, अगर वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, नियमों को यहाँ पर कड़ा करना चाहिए, ठीक है। उनकी किस तरीके से उनकी जो व्यवस्थाएं होंगी, कैसे उनके कक्ष होंगे, किस प्रकार से उनको यहाँ पर जो है एक साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो ये सब बातें। शिक्षा का व्यवसायिक ना होना, ठीक है। शिक्षा व्यवसायिक ना होगी तो क्या होगा, शिक्षा आपकी जो आपका डेली लाइफ है या रियल लाइफ है उससे जुड़ी हुई नहीं होगी, और जहां से शिक्षा आपके अनुसार नहीं है, शिक्षा आपकी जो है वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है, तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होगा, और जहां पर से इंटरेस्ट नहीं होता है स्वयं ही यहाँ पर बच्चों की रुचि में और उनके अनुशासन में कमी आ जाती है।
अभिभावकों का अशिक्षित होना, ठीक है। अगर अभिभावक अशिक्षित हैं तो क्या होगा, उनमें जागरूकता की भी कमी होगी, और अभिभावक अगर जागरूक नहीं है तो वो बच्चों में क्या करेंगे, अनुशासन को यहाँ पर नहीं ला पाएंगे, और अपना खुद स्वयं अशिक्षित है तो उनको शिक्षा की जो है यहाँ पर महत्व के बारे में भी इतना नहीं पता होता है। तो इस कारण कई बार क्या करते हैं, वो विद्यालय अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, नहीं भेजेंगे तो एक जो औपचारिक रूप से यहाँ पर बच्चों में अनुशासन की प्रवृत्ति है उसको यहाँ पर विकसित करने के जो एक प्रयास किए जा रहे हैं, उससे भी उनके बच्चे वंचित रह जाते हैं। धार्मिक व नैतिक शिक्षा का अभाव, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा देकर भी यहाँ पर बच्चों के अनुशासन को विकसित किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि इन सब का अभाव वहां पर देखने को मिलता है, जिस कारण से बच्चों में अनुशासनहीनता आ रही है। इसके अलावा सामाजिकता व नैतिकता का अभाव, ठीक है। आज का जो समाज है वो इस प्रकार का बन गया है जिसमें परिवार एकल परिवार हैं, समाज में लोगों के द्वारा जो है सामूहिक कार्यों में कमी आ रही है। लोग मिलजुल कर जो पहले से कार्य करते थे, मिलजुल कर जो कार्यक्रमों में सहभागिता दिखाते थे, आज उनमें कमी आई है, और आधुनिकीकरण के साथ साथ जो मनुष्य है उसमें नैतिकता का भी पतन हुआ है। तो इसके अभाव के कारण भी विद्यार्थियों में या फिर जो विद्यालय के बालक होते हैं उनमें क्या है, अनुशासन में कमी आई है। इसके अलावा अगर हम इसके समाधानों की बात करें, यानी कि कैसे हम अनुशासनहीनता को दूर कर सकते हैं, तो शिक्षा का गुणात्मक विकास किया जाए, ठीक है। बार बार ये बात की जाती है कि एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए, लेकिन अगर आप धरातल पे देखें तो अभी भी जो है एक क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही है, ठीक है। नियम नीतियां उसके लिए कई सारी बन गई, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उसकी एक आवश्यकता है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सही तरीके से एक सिस्टम से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, सही पाठ्यक्रम होगा, सही शिक्षण विधियां, टीचरों का एक उचित व्यवहार यहाँ पर होगा, तो उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जहां पर अनुशासन को बच्चों में लाया जा सकता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। अब परीक्षा प्रणाली अगर हम आज की बात करें तो यहां पर क्या है, जो आपका जो पूरा परीक्षा का यहाँ पर मोटिव होता है वो क्या होता है कि मतलब आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो आपका परीक्षा आधारित होता है, यानी कि आपने पाठ्यक्रम पढ़ा और परीक्षा में पास करके आपको डिग्री मिल गई, ठीक है। तो उसके आधार पर आपका यहाँ पर जो है मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। तो परीक्षा प्रणाली इस तरीके की होनी चाहिए जहां पर आपका जो इवैल्यूएशन होता है उसको कैसे किया जाए, उसको आपके साल भर के जो कार्य हैं, आपकी रुचियां हैं, आप किस तरीके से व्यवहार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपका परीक्षा का यहाँ पर मूल्यांकन होना चाहिए। और जैसे अभी हमने बात की कि अनुशासन को इसमें इन्वॉल्व करना, ऐसा नहीं कि बच्चा साल भर जो है किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं है लेकिन वो तीव्र बुद्धि का होने के कारण परीक्षा में यहाँ पर टॉप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से उसका आपका जो जजमेंट जो आपने उसको जज किया है वो कैसे किया है, सिर्फ उसके जो एकेडमिक्स में वो जो लिख पा रहा है उसके आधार पर किया है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो कितना सफल है, जो साल भर में उसने कैसा प्रदर्शन किया है उसका यहाँ पर कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है। इसके अलावा अध्यापकों के आचरण में सुधार, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को ही यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो जरूरी है कि अध्यापक अपने आचरण में सुधार करें ताकि उनको फॉलो करके बच्चे भी जो हैं उनके मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। धार्मिक व नैतिक शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि धार्मिक शिक्षा में भी कई अच्छी ऐसी बातें होती हैं जिसको अपने जीवन में अपनाकर एक विद्यार्थी जो है अपने अंदर नैतिकता का और अनुशासन का यहाँ पर विकास कर सकता है। और उसके अलावा नैतिक शिक्षा के द्वारा भी यहाँ पर बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। इसके अलावा सृजनात्मक क्रियाएं, ठीक है, तो जितनी भी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे बच्चों का अगर इंटरेस्ट जागृत होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी रुचि से उस कार्य में सहभागिता दिखाएंगे। क्योंकि हमने अनुशासन का जो मतलब समझा वो क्या है, स्वयं की इच्छा से यहाँ पर अपने जीवन को चलाना। तो स्वयं की इच्छा से व्यक्ति कब चलाएगा, जब वो उसमें रुचि दिखाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटीज की जानी चाहिए। उसके अलावा सामूहिक क्रियाएं करवाना भी जरूरी है ताकि ग्रुप में रहते हुए बच्चे जो हैं एक दूसरे के सानिध्य में, एक दूसरे की सहभागिता के साथ यहाँ पर बच्चे सीखें। तो इस तरीके से भी यहाँ पर अनुशासन को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय स्तर पर विशेष रूप से राजनीतिक प्रतिबंध लगना चाहिए, ठीक है। तो आजकल क्या है, यहाँ पर लीडरशिप के चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, तो वहां पर वो जो क्या करते हैं, जो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, अपने आप को यहाँ पर एक पावरफुल यहाँ पर पर्सनालिटी समझने लगे हैं। तो इस तरीके की जो मतलब उनकी मानसिकता बन गई है कि उसको एक वो है पावर का एक मतलब एक हमारे हाथ में पावर आ गई है, ऐसा एक माध्यम समझने लगे हैं। तो जरूरी है कि राजनीतिक प्रतिबंध यहाँ पर पूर्ण रूप से लगना चाहिए, या फिर अगर होता भी है तो उनको जो उनकी सीमाएं हैं उसको वहां पर सुनिश्चित कर देना चाहिए कि
हेड बॉय हेड गर्ल होने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में पावर आ गई है और अपने आप को आप जो है यहाँ पर सुपीरियर समझने लगे। उसमें अगर आपको हेड बॉय या एक जो आपको अध्यक्ष कुछ बनाया गया है तो वहां पर आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनका निर्वहन आपने करना है, तो वो चीजें हैं। तो बेहतर होगा कि इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिबंध ही लगा दिए जाए। लेकिन अगर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था है भी तो उसमें भी जो है उनको ये समझा देना चाहिए कि उसके लिए जो है कुछ यहाँ पर सुनिश्चित नियम होंगे जिनको उनको फॉलो करना होगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा आपको कोई पावर मिल जाए जिससे आप यहाँ पर अनुशासन ही यहाँ पर व्यवहार करने लगे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ समाधान यहाँ पर पॉसिबल हैं और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। और अगर महत्व की बात करें तो शैक्षिक अनुशासन क्यों जरूरी है, इसके द्वारा क्या हो सकता है या क्या लक्ष्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं, तो वो होगा छात्र जीवन को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो जो शैक्षिक अनुशासन है उसके द्वारा छात्र जीवन कैसा होता है, वो व्यवस्थित होने लगता है। यानी कि अगर आप सही तरीके से अनुशासन को फॉलो करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो आपका जीवन कैसा होगा, निश्चित रूप से व्यवस्थित चलेगा। छात्रों में व्यवहारिकता का विकास होता है। ठीक है, तो जो छात्र हैं वो व्यवहारिक बनते हैं क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासित होगा उसका व्यवहार भी कैसा होगा, उतना ही समुचित होगा। इसके अलावा कक्षा तथा विद्यालय का वातावरण भी उत्तम रहता है। अगर किसी कक्षा में या फिर किसी विद्यालय में अगर सभी छात्र जो है नियमों का पालन कर रहे हैं, उचित व्यवहार कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से कक्षा को चलाने में जो है अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो वातावरण है कक्षा और विद्यालय का वो भी क्या होगा, वो भी बेहतर होगा। शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है क्योंकि व्यवस्थित रूप से आपकी कक्षा और विद्यालय चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी क्या होगी, सुचारू रूप से चलेगी। इसके अतिरिक्त उदार मनोवृत्ति का विकास होता है। जो बच्चा डिसिप्लिन होगा वो आराम से जो है दूसरों की बातों को सुन सकता है। ठीक है, उसको फॉलो कर सकता है। जो भी अच्छी बातें हैं, चाहे वो बड़ों की कही गई हो, शिक्षकों की हो या फिर विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई बात कही गई हो, तो उदार मनोवृत्ति का जो बालक होगा, अनुशासित बालक होगा, वो क्या करेगा, वो जो है उसके अंदर जो है अनुशासन की भावना विकसित होगी। ठीक, आत्मनियंत्रण की क्षमता का विकास होता है। जो अनुशासित बालक होगा उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छे से होगा, तो इससे क्या होगा, जितनी भी बुरी आदतें हैं, जितना भी बुरा व्यवहार है, उससे वो बचा रहेगा क्योंकि उस बच्चे के अंदर स्वयं में जो है एक सेल्फ में कंट्रोल है। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल की वजह से क्या होगा, बच्चा जो है एक बेहतर लाइफ जी सकता है। तो आत्मनियंत्रण की क्षमता भी विकसित होती है, किसके द्वारा, अनुशासन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिसिप्लिन या अनुशासन को यहाँ पर प्रभावित करती है, उसको जान लेते हैं। शिक्षक व्यवहार एवं व्यक्तित्व, यानी कि टीचर का बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, किस तरीके से टीचर और जो बच्चे की रिलेशनशिप है वो किस तरीके की है, वो भी छात्र के जीवन में अनुशासन को यहाँ पर प्रभावित करती है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम, यानी कि किस तरीके का बच्चे का पाठ्यक्रम है, क्या क्या चीजें उसमें समाहित हैं, उसको पढ़कर भी बच्चा जो है अपने जीवन में किस प्रकार से यहाँ पर अनुशासन को ला सकता है, वो एक बात। इसके अलावा कक्षा व विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो कक्षा और विद्यालय का वातावरण कैसा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम भौतिक वातावरण की बात कर सकते हैं और इसके अलावा जो है मानवीय वातावरण, जो कि क्या होगा, आपका शिक्षक हो गया या फिर विद्यालय का जो प्रशासन है उसकी बात हो गई। तो कक्षा और विद्यालय का वातावरण कैसा है, इसका भी जो है विद्यार्थी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा छात्र संख्या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर जैसे कोई स्कूल है जहां पर आपका जो फैकल्टी है, माना 10 टीचर्स की फैकल्टी है और आपका एक जो है प्रिंसिपल है और उसके अलावा स्कूल की मतलब जो एक सुनिश्चित बिल्डिंग है, लेकिन वहां पर जो पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है वो इतनी अधिक है कि उन पर जो है समान रूप से यहाँ पर एक टीचर का नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो जहां पर टीचर अगर उतने बड़े मास को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो उनमें अनुशासन के गुण का विकास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से छात्र संख्या भी क्या करती है, अनुशासन को प्रभावित करती है। प्रत्येक बच्चा यहाँ पर अनुशासन का पालन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उचित पुरस्कार व दंड, जब भी कोई व्यक्ति या कोई छात्र की अगर हम बात करें, वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उसको सही दंड और सही पुरस्कार मिलना जरूरी है। अब अप्रेजल के तौर पे आप जो है महंगे महंगे गिफ्ट बच्चे को नहीं दे सकते क्योंकि फिर बच्चे का माइंडसेट क्या होगा कि इसके बाद मुझे महंगे गिफ्ट मिलने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप उसके अच्छे कार्य को ऐसे इग्नोर कर दें कि वो अगली बार जो है उस अच्छे कार्य को करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। तो उचित पुरस्कार देना भी जरूरी है और हाँ, गलतियों पर दंड भी जरूरी है। ऐसा दंड नहीं देना चाहिए जैसे अगर माना किसी का फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट टीचर ने कर दिया किसी गलती की वजह से, तो बच्चे के मन में क्या आएगा, एक नकारात्मक भावना आएगी उस शिक्षक के प्रति और कहीं ना कहीं आप उसके मन के अंदर जो है एक अनुशासनहीनता को यहाँ पर डेवलप कर देंगे। तो बेहतर है कि एक उचित प्रकार से दंड, जिससे बच्चा ये समझ जाए कि उसने कहां पर उसने गलती की है और अपनी गलती में वो सुधार कर सकता है।
इसके अलावा परिवेक्षण, समय समय पर जो है परिवेक्षण यहाँ पर प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए कि कक्षा व्यवस्था किस तरीके की चल रही है, तो इसके अनुसार ही यहाँ पर जो होगा अनुशासन ठीक किया जा सकेगा। तो ये तो हमारे क्या हो गए, जो विद्यालय के अंदर रहते हुए जो कारण होते हैं जो आपके अनुशासन को प्रभावित करते हैं, या इनको हम कह सकते हैं औपचारिक कारण भी इनको कह सकते हैं। ठीक, औपचारिक कारक, तो ये हमारे औपचारिक कारक हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें कि औपचारिक कारक यानी कि विद्यालय के अंदर जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके अतिरिक्त कौन से, यानी कि कौन से हमारे अनौपचारिक कारक ऐसे हैं जो आपके क्या करते हैं, आपके अनुशासन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है घरेलू वातावरण। ठीक है, घरेलू वातावरण यानी कि आपके फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में दिन रात आपके झगड़े होते हैं, या जो उसका एक माहौल है इतना खराब है कि बच्चे की मानसिकता को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो जो ऐसे माहौल में यहाँ पर रहता होगा वो कभी भी यहाँ पर जो है अनुशासित व्यवहार नहीं प्रदर्शित कर पाएगा। इसके अलावा परिवार की स्थिति कैसी है, समाज में और आर्थिक रूप से। ठीक है, तो किस प्रकार के वो समाज में रहता है उसका भी उसकी मनोवृत्ति पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे बच्चे का जो होगा यहाँ पर अनुशासन जो है प्रभावित होगा। अगर उसका समाज जो है वैसा मतलब उतना बेहतर नहीं है, या फिर वो ऐसे समाज से आता है जहां पर दिन रात गाली गलौज हो रही है, झगड़े होते हैं, मार पिटाई होती है, अक्सर वो इन चीजों को देखता है, तो जैसा अनुभव वो अपने दैनिक जीवन में कर रहा है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही पड़ता है। और उसके अलावा आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, निश्चित रूप से अगर किसी बालक के जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके जो परिवार में एक माहौल होगा, वो उस गरीबी को देख रहा है तो उसके मन में एक कुंठित भावना है कि हाँ मेरी तो परिवार की स्थिति इतनी अच्छी है, तो उस प्रकार से उसके अंदर जो अनुशासन है वो भी प्रभावित होगा। इसके अलावा पास पड़ोस। ठीक है, पास पड़ोस भी समाज का एक हिस्सा है। तो बच्चा जब अपने पास पड़ोस में जहां पर रह रहा है, अगर उसका पास पड़ोस उतना अच्छा नहीं है, अच्छे से उसको प्रभावित नहीं करता, मतलब अच्छे से जो है वहां पर व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता, तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को वो इफेक्ट डालेगा। इसके अलावा सामाजिक मानक यानी कि सोशल नॉर्म्स कैसे हैं, हम जैसे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था सामाजिक मूल्यों के बारे में पढ़ा था, हमने ये देखा कि हर सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसको उस समाज में रहने वाले व्यक्ति फॉलो करते हैं। तो अगर सामाजिक मानक यहाँ पर समुचित हैं तो बच्चे के अंदर अनुशासन की भावना होगी, लेकिन अगर उसके समाज के मानक इस तरीके के नहीं है तो वहां पर क्या होगा, बच्चे का अनुशासन भी प्रभावित होगा। इसके अलावा संगति यानी कि कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति जिस तरीके के माहौल में रहता है, जैसे उसके साथी हैं, उस तरीके का जो है प्रभाव उसके भी जीवन पर पड़ता है। आप भले कितने अच्छे परिवार से आए, आप कितने अच्छे, आपका पास पड़ोस समाज हो, लेकिन आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी जो ग्रुपिंग है वो ऐसे लोगों के बीच में है जिनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, या फिर जो है जिनकी जीवन शैली जो है इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ता है और आपके अनुशासन पर पड़ता है। तो ये क्या हुआ, हमारे अनुशासन को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम किसी भी राष्ट्र के विकास की बात करें तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए बिना उसके विकास को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए राष्ट्र ऐसी जो है शिक्षा की व्यवस्था करना चाहता है जिसके द्वारा ऐसे कुशल और योग्य नागरिकों का निर्माण संभव हो सके जो कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो राष्ट्र के नीति निर्माता जो हैं वो राष्ट्र की जितनी भी आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर यहाँ पर शैक्षिक योजना को तैयार करते हैं, और प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार से संभव हो सके इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का संख्यात्मक तथा गुणात्मक विकास के लिए यहाँ पर शैक्षिक नियोजन के साथ साथ इन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए कुशल प्रशासन की भी यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैक्षिक नियोजन है और शैक्षिक प्रशासन है, ये दोनों यहाँ पर क्या करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। तो शैक्षिक नियोजन को यहाँ पर यानी कि जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक कुशल प्रशासन की आवश्यकता होनी चाहिए। शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक नियोजन के उचित तालमेल से ही शैक्षिक प्रगति संभव है। यानी कि केवल आपने शैक्षिक प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था कर दी, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जो कि आपके शैक्षिक प्रशासन का एक जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके बिना जो है यहाँ पर क्या करा जा सकता है, वहां पर शैक्षिक प्रगति को यहाँ पर संभवतया इसको पूरा नहीं किया जा सकता। अगर हम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग समझे ये नियोजन है क्या, जैसे हमारे दो टर्म यहाँ पर हैं, एक है शैक्षिक नियोजन, दूसरा है शैक्षिक प्रशासन। तो वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो नियोजन है वो है क्या, नियोजन वह कार्य अथवा वह प्रक्रिया है जो योजनाओं का
क्रियान्वयन करती है। ठीक है, तो यानी कि जो भी हम योजनाएं का यहाँ पर निर्धारण करते हैं उनका क्रियान्वयन करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? नियोजन। ठीक है, इसके अलावा योजना क्या है? वो पूर्व निर्धारित कौशलों का निर्धारण है, यानी कि जो भी आपके स्किल्स हैं उसको आपने निर्धारित कर लिया और उसका क्रियान्वयन करना ही क्या हो गया? वो हो गया आपका नियोजन। नियोजन में होता क्या है? इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले विकल्पों का चयन किया जाता है, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या यहाँ पर विकल्प हो सकते हैं उसका चयन करना। उसके बाद क्या इसके परिणाम हो सकते हैं या संभावित परिणाम हो सकते हैं उनकी कल्पना करना। तत्पश्चात संगठन किसी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है, यानी कि जो ये शैक्षिक नियोजन हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसमें जिस संगठन पर इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस संगठन के अंतर्गत इसकी यहाँ पर जो है इसकी प्रोसेस की जा रही है या प्लानिंग की जा रही है, वो किसी न किसी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। यहाँ पर शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो ये शिक्षार्थी के प्रति या फिर समाज के लिए यहाँ पर वांछित होता है या समाज के लिए यहाँ पर ये कार्य किया जाता है, शैक्षिक नियोजन किया जाता है। अगर हम शैक्षिक नियोजन के प्रकारों की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला है स्वतंत्र नियोजन। ठीक है, स्वतंत्र नियोजन यानी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो भी शिक्षा से संबंधित जितने भी यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपने अनुसार जो है यहाँ पर शैक्षिक नियोजन कर सके। उद्देश्य युक्त नियोजन की बात करें, यानी कि कोई भी हमारा जो कार्य होता है शिक्षा से संबंधित स्पेशली, तो वहां पर उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निहित होते हैं, तो उद्देश्यों से निहित होने के कारण इसको क्या कहा गया है? उद्देश्य युक्त नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन की बात करें तो नाम से स्पष्ट, दीर्घकालीन यानी कि जो लंबे समय तक के लिए यहाँ पर प्लानिंग की जाती है शिक्षा के संबंध में, वो आपके दीर्घकालीन नियोजन हो गए। जैसे कि आपकी कोई भी प्लानिंग है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या फिर 30 वर्षों के लिए अगर प्लानिंग की जा रही है। जैसे अगर हम शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके बाद अगली शिक्षा नीति हमारी 2019 में तैयार हुई और उसके बाद जो यहाँ पर जो आपकी धरातल पर आई है, जो उसको लॉन्च किया गया है, वो 2020 में किया गया है। तो लगभग 33-34 वर्षों में यहाँ पर जो है शिक्षा नीति को उतारा गया। तो एक तरीके से ये जो प्लानिंग थी वो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी। ऐसे ही अगर हम अल्पकालीन नियोजन की बात करें तो जो कम वर्षों के लिए यहाँ पर तैयार की जाती है, जैसे कि आप पंचवर्षीय योजना की बात कर सकते हैं। उसमें जो भी आपके प्लान रेडी होते हैं वो क्या होंगे? एक शॉर्ट टर्म प्लान होंगे, 5 सालों के लिए होंगे। तो 1 से 5 साल लगभग इतने अंतराल के लिए जो भी यहाँ पर प्लानिंग या नियोजन किया जाता है वो कहलाता है अल्पकालीन नियोजन। उसके अलावा स्थिर नियोजन। अब स्थिर नियोजन की बात करें तो ये इतना लाभप्रद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लानिंग की गई है वो फिक्स है, तो उसमें आप जो है समय के अनुसार जो है आवश्यकता के अनुरूप यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो आपका क्या हो गया? स्थिर नियोजन। गतिशील नियोजन, गतिशील यानी कि जो कि डायनेमिक है, यानी कि आप उसको समय के साथ आवश्यकता अनुरूप यहाँ पर बदल सकते हैं। क्षेत्रीय नियोजन की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय नियोजन किसी भी क्षेत्र की आवश्यकताओं, वहां पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार यहाँ पर किया जाता है, यानी कि वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां पर संसाधन कितने उपलब्ध हैं, ठीक है, वहां पर मानवों की आवश्यकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय नियोजन किया जाता है। संस्थागत नियोजन ऐसे ही किसी भी संस्था के द्वारा संस्था की आवश्यकताओं और संस्था के पास उपलब्ध जो संसाधन है उसको ध्यान में रखते हुए संस्थागत नियोजन किया जाता है। और प्रशासन, जो प्रशासनिक नियोजन है, इसकी अगर हम बात करें तो प्रशासन के द्वारा किस तरह के प्रशासनिक कार्य किए जाने चाहिए उसका यहाँ पर जो प्लानिंग होगी प्रशासनिक नियोजन कहलाएगी। आवश्यकता पर आधारित नियोजन, जिस प्रकार की आवश्यकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो क्षेत्र की बात क्षेत्रीय नियोजन में हो, गतिशील नियोजन में हो, लेकिन कहीं पर भी जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं तो आवश्यकता के अनुरूप किसी चीज के लिए प्लानिंग करना, इसको आवश्यकता पर आधारित नियोजन। ऐसे ही साधन पर आधारित की बात करें, साधन की उपलब्धता पर आधारित जो नियोजन होगा वो आपका साधन पर आधारित नियोजन कहलाएगा। वित्त नियोजन की जो बात करें तो वित्त नियोजन में क्या होगा, कितना आपका फंड्स है, फंड को ध्यान में रखते हुए, जैसे मतलब जो भी किसी भी राज्य का बजट होता है उसके अनुसार यहाँ पर क्या किया जाएगा, वित्त नियोजन किया जाएगा। गुणात्मक नियोजन की बात की जाए, यानी कि क्वालिटेटिव प्लानिंग की बात की जाए, तो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, तो उसके लिए जो प्लानिंग होगी वो क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक नियोजन। तो ये कुछ हमारे शैक्षिक नियोजन के प्रकार हैं। और अगर इसकी प्रोसेस की बात करें, ठीक है, तो शैक्षिक नियोजन की अगर हम प्रोसेस की बात करें और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे कि 1950 में भारत में जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसमें आपके 8 मेंबर्स थे और उसमें आपके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष की बात करें तो योजना मंत्री उसका उपाध्यक्ष होता था। तो वहां पर योजना आयोग के तहत ही क्या होता है, आपके जितने भी देश में विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं को बनाया जाता है। तो ऐसी शैक्षिक जो योजनाएं बनती हैं, शिक्षा से संबंधित नीतियां जो तैयार होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत की जाती हैं। तो
अगर इसकी प्रोसेस की बात करें कैसे होगा, नियोजन के लिए प्रारंभिक तैयारी, यानी कि जब आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं, शिक्षा के विकास के बारे में आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रायर यहां पर प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो आपकी सबसे पहले की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श, तो क्या होगा इसमें, जो भी इस फील्ड से किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा से संबंधित यहाँ पर एक्सपर्ट होंगे, उनसे जो है शैक्षिक नियोजन के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद जो है इसका एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा और उसको कहाँ, संसद में यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जाएगा और संसद की स्वीकृति के बाद ही जो है ये आगे बढ़ेगा और नियोजन को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि प्लानिंग अब फाइनली किस तरीके से होगी, क्या हमें शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करने हैं। उसके बाद जो आपने योजनाएं बनाई हैं उनका क्रियान्वयन होगा और अंत में जैसे किसी भी प्रक्रिया का जो होता है मूल्यांकन किया जाता है, तो यानी कि शैक्षिक नियोजन जो आपने किया उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उसके परिणाम कैसे रहे, सार्थक रहे या नहीं रहे, संतोषप्रद थे या फिर नहीं थे। तो इस प्रकार की हमारी शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया रहेगी। और शैक्षिक नियोजन के उद्देश्यों की बात करें कि शैक्षिक नियोजन क्यों किए जाते हैं, शिक्षा का विकास हेतु साधन जुटाना, शिक्षा के विकास हेतु साधन जुटाना और तैयारी करना। ठीक है, तो शिक्षा का विकास कैसे किया जाना है, क्योंकि जो हम ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ये हम शिक्षा की व्यवस्था में विकास के लिए ही कर रहे हैं। तो कैसे हम शिक्षा का विकास करें, उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या साधन चाहिए होंगे, उनको यहां पर जुटाना और शिक्षा के विकास के लिए तैयारी करना। इसके बाद शिक्षा से संबंधित जो भी उद्देश्य हैं उनको परिभाषित करना और उन्हें सार्थक करने के लिए और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों को यहां पर प्रस्तुत करना। इसके अलावा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक प्रगति में शिक्षा की भूमिका का निर्धारण करना और जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनको पूरा करना। जो भी हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जैसे हमारे देश की सांस्कृतिक प्रगति हो सके, जो संस्कृति है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और वैज्ञानिक रूप से जो है यानी कि आधुनिकीकरण के जो युग है उसमें जो है जो हमारा देश है वो विश्व स्तर पर जो है यहाँ पर कॉम्पीट कर सके, उनके बराबर चल सके। तो वैज्ञानिक प्रगति करना और साहित्यिक प्रगति करना, और इसमें कैसे शिक्षा की भूमिका रहेगी, यानी कि इनका विकास शिक्षा के द्वारा किस तरीके से किया जा सकता है उसका निर्धारण करना। शैक्षिक क्रियाओं, गतिविधियों, योजनाओं तथा प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाना तथा गतिशील बनाना, यानी कि किस प्रकार से जो भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो शैक्षिक क्रियाएं हैं उनको और उनकी जो एक्टिविटीज यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही है, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये जो योजनाएं हो रही हैं, उनको कैसे हम और ज्यादा इफेक्टिव बना सके और कैसे उनको डायनेमिक बना सके, यानी कि क्रियाशील कर सके उसे, ताकि जो है शैक्षिक नियोजन के द्वारा हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास ला सके। तो ये हमारा हमने समझा कि शैक्षिक नियोजन वास्तव में है क्या। अगर साधारण शब्दों में समझे तो शैक्षिक नियोजन है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो हम योजनाओं को बनाते हैं उसका क्रियान्वयन करते हैं, वही हमारा शैक्षिक नियोजन कहलाएगा, जो कि हमारे शैक्षिक प्रशासन का एक भाग है। तो प्रशासन की अगर हम बात करें, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, जिसके आपके दो यहाँ पर मेन पक्ष होंगे, दो फैक्टर्स होंगे। एक हो गया आपके मानवीय साधन, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय साधन क्या हो गए, जैसे स्कूल के अंदर अगर आप बात करें तो छात्र, अध्यापक, प्रिंसिपल, ये सारे क्या हो गए, मानवीय साधन। और अगर भौतिक साधनों की बात करें तो फर्नीचर, बुक्स, पाठ्यक्रम, पुस्तकें, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी भौतिक संसाधन या साधन हो गई। तो इनके द्वारा कैसे जो संगठन के उद्देश्य हैं, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य होंगे, कैसे हम उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में लगे व्यक्तियों का विकास करते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना, यही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड के एक्सपर्ट हो, शिक्षाविद हो, टीचर्स हैं, यहाँ तक कि जो शिक्षार्थी हैं, और उसके अलावा जो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर व्यक्ति या मेंबर्स आते हैं, वो उन सभी का विकास करते हुए किस प्रकार से उपयुक्त साधन उपलब्ध करा के और उनको समय पर प्रशिक्षण प्रदान करके उनका विकास करते हुए जो भी आपके शिक्षा में विकास के लिए संसाधन होते हैं, उनका कैसे वो उपयोग करते हुए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, यही आपका क्या कहलाएगा, जो आपका शैक्षिक प्रशासन या फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन।
अगर हम पक्षों की बात करें, हमने पहले डिस्कस किया, जैसे जो प्रशासन है उसके दो पक्ष थे, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। सिमिलरली अगर हम शिक्षा प्रशासन या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका भी यहाँ पर दो पक्ष होंगे। भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन, यानी कि जो भी आपके संसाधन है जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए यूज किए जाने हैं, उनका संगठन, उनका ऑर्गेनाइजेशन। और मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन। ठीक है, तो जो मानवीय संसाधन है उसको कैसे इफेक्टिवली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे टीचर्स को रिक्रूट किया जाए, कैसे स्कूल की व्यवस्था हो, कैसे उसमें जो कर्मचारी हैं वो कार्य करेंगे, ये सब बातें। अगर उद्देश्य की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन का जो उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति एवं भूमिका का स्पष्टीकरण करना है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन से तात्पर्य हमारा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमने एक सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जैसे अगर हम बात करें किसी राज्य की, तो वहां पर आपका शिक्षा विभाग होता है, उसमें कार्य करने वाले जो अलग अलग पदों पर अधीन जो व्यक्ति होते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे आए तो आपके लोकल बॉडीज जो होती हैं, आपका डीईओ, आपका बीईओ, ठीक है, तो जितने भी ऑफिसर एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, और उसके अलावा विद्यालय प्रबंधन के अंदर आपका प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट, पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर, उनको कैसे यहाँ पर उनकी स्थिति को और उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाए, यानी कि किसका क्या रोल रहेगा, किसके क्या कार्य होंगे, ठीक है, उसको सुनिश्चित करना, उसका स्पष्टीकरण देना, यही क्या है शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है। साधारण शब्दों में हम समझे, जैसे स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा, जो स्कूल की प्रगति है उसको कैसे वो रिटेन कर सकता है और क्या क्या उसके इंप्रूवमेंट के लिए वो कार्यक्रम चला सकता है। एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने जो उसकी जो कंटेंट है वो उसको कितना, मतलब जो पाठ्यक्रम है उसको कितना सही ढंग से वो यहाँ पर कक्षा में करवा पा रहा है, तो वो सारी चीजें क्या हो गई आपकी, उनकी भूमिका का स्पष्टीकरण हो गया कि टीचर को ये कार्य किए जाने। अगर और कुछ पॉइंट्स इसके समझे शैक्षिक प्रशासन के, शिक्षा से संबंधित कार्यकर्ताओं को कार्य करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करता है और प्रोत्साहित करता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जो जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, टीचर, प्रिंसिपल, शिक्षाविद या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो उनको स्वतंत्रता प्रदान करने से मतलब यहाँ पर है कि वो स्वतंत्र रूप से जो है इफेक्टिव वे में जो है यहाँ पर शिक्षा के विकास के लिए कार्य कर सके और उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। इसके अलावा उपयुक्त कार्यकर्ताओं का चयन व नियुक्ति करना, यह भी शैक्षिक प्रशासन है। यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे हम टीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो फील्ड में आपके लाए जाने वाले टीचर्स होते हैं वो क्वालिटेटिव टीचर्स होने चाहिए, ऐसे ही किसी का भी चयन नहीं किया जाएगा। जो उपयुक्त, उस पद के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति होगा उसी का यहाँ पर चयन किया जाएगा, उसकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए वित्त व्यवस्था करना, ठीक है, तो शिक्षा के विकास के लिए जितने भी मतलब अगर जो भी कार्य संचालित किए जाने हैं शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, सुधारने के लिए, तो उसके लिए वित्त की व्यवस्था करना, यह भी क्या है, आपका शैक्षिक प्रशासन का भाग है या कार्य है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अनेक व्यक्तियों तथा क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो जो क्रियाएं होनी है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो, यह भी सुनिश्चित कौन करता है, शिक्षा प्रशासन। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीतियां निर्धारित करना, ठीक है, तो शिक्षा में कौन कौन सी नीतियां यहाँ पर जो है ये अप्लाई की जाएंगी, कौन सी यहाँ पर धरातल पर लाई जानी है, उसके लिए योजना बनाना तथा क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था को सुनिश्चित करना शैक्षिक प्रशासन है। विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों का निर्धारण और लागू योजनाओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं उनके क्या कार्य होंगे और कौन कौन सी योजनाएं होंगी, उसको कैसे लागू किया जाना है और उसके बाद कार्यों को लागू किए जाने के बाद, क्रियान्वित किए जाने के बाद उनका मूल्यांकन करना कि वो कितने सार्थक रहे, ये भी क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। और इसके अलावा अगर हम शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता को समझते हैं तो ये क्यों है, क्यों चाहिए हमें एक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, शिक्षा को प्रारंभ करना, ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, सबसे पहली जो हमारी इसकी आवश्यकता है वो यही है कि हम शिक्षा को प्रारंभ कैसे करेंगे, इसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार करना, चाहे वो शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का हो, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, तो ये सारी चीजें, यानी कि ये सारे कार्य किस लिए किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षा को प्रदान किया जा सकते, यानी कि उसको शिक्षा को कैसे यहाँ पर प्रारंभ किया जा सके। इसके अलावा बाधाओं को दूर करना, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो सारी चीजें कैसे होंगी, बिखरी हुई रहेंगी, तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को किस तरीके से दूर किया जाए, वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा किया जा सकता है।
समन्वय स्थापित करना, अब जितने भी अलग अलग बॉडीज हैं, जितने उसके कार्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। तो कैसे जो है इसके अलग अलग बॉडीज के बीच में, क्रियाओं के बीच में और जो भी संसाधन है, कैसे उनको आपस में यहाँ पर कोलैबोरेट करके उनमें कोऑर्डिनेशन लाया जाए। इसके अलावा शिक्षा का प्रसार करना, तो जो शिक्षा है केवल यहाँ पर इतना नहीं है कि आपने बच्चों को दे दी, उसको कैसे हम समाज में प्रसारित कर सकते हैं, शिक्षा को कैसे हम जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा का प्रसार करना भी एक इसका आवश्यकता है। इसके अलावा शैक्षिक आदर्शों की रक्षा करना, ठीक है। तो जो शैक्षिक आदर्श हैं जिनको जो है बच्चों को प्रदान करने के लिए, जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनको जो आदर्श यहाँ पर जो है स्थानांतरित करने के लिए शिक्षा दी जा रही है, तो उसकी रक्षा कैसे की जाए, ये भी शैक्षिक प्रशासन का कर्तव्य है, यह आवश्यकता है। संसाधनों की व्यवस्था करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, उसका भी यहाँ पर जो है व्यवस्था करना क्या है, शैक्षिक प्रशासन की उसके लिए भी उसकी जो आवश्यकता है उसको कौन पूरा करता है, शैक्षिक प्रशासन करता है। इसके अलावा शिक्षा का विकास करना, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था हम शुरू से कह रहे हैं, जो ये प्लानिंग की जा रही है या ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो शिक्षा पर ये नियंत्रण हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ताकि शिक्षा का विकास किया जा सके। तो शिक्षा का विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता है, शैक्षिक प्रशासन की, एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन की। इसके अलावा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, कैसे हम जो भी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसको हम कैसे जो है इन रिसोर्सेज को जो है हम अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसके बेस्ट से बेस्ट यूज से हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास ला सके। तो ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताएं हैं, कि यानी कि शैक्षिक प्रशासन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो कहीं भी किसी भी संगठन को चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक प्रशासन की जरूरत पड़ती है, एक सामान्य संदर्भ में। इसी प्रकार से अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो संगठन होता है, यानी कि विद्यालय है, शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, उसका नियोजन, उसका कंट्रोलिंग जो है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जो इन सब चीजों को जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इनका करे। तो वही क्या है, हमारा शैक्षिक प्रशासन है। तो हम इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन है क्या, इसमें क्या क्या चीजें होती है, आपकी प्लानिंग, यानी कि जो भी आपकी शिक्षा से संबंधित कार्य है उनकी योजना का कैसे क्रियान्वयन करना है, यानी कि उसके लिए प्लानिंग की जाती है, नियोजन होता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन उन कार्यों के लिए मतलब एक जो संगठन तैयार किया गया है, उस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो संगठन तैयार किया गया है वो। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशन किस प्रकार से किया जाएगा, कंट्रोलिंग किस प्रकार से इस पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण होगा, इन सब का कोऑर्डिनेशन जो कर रहा है वही क्या है, हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शैक्षिक प्रशासन। तो हमने यहाँ पर दो टर्म और समझे, शैक्षिक नियोजन और शैक्षिक प्रशासन। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप इस ऑनलाइन कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पे सिंपली टीचिंग एप्टीट्यूड लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।